welcome back to our YouTube channel Legends Achievers. So we are here with another series for class 10th, and in this series we will talk about reproduction. So this series is all about reproduction. If you haven't watched our previous series, then you can check them out in the description box, and if you are here for the very first time, make sure you subscribe the channel and hit the bell icon to get all the notifications. So without wasting further time, let's start the video. So the name of our chapter is How Do Organisms Reproduce? So the question of the day is, how do organisms reproduce? So first of all, we should know what is reproduction. Then only we can understand how do organisms reproduce. So what is reproduction? रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? रिप्रोडक्शन का मतलब होता है जब भी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसा कोई न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है, तो उसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन. तो वो जो ऑर्गेनिज्म होता है वो उससे सिमिलर होगा. अगर कोई डॉग रिप्रोड्यूस कर रहा है तो वो डॉग को ही प्रोड्यूस करेगा. एक ह्यूमन बीइंग रिप्रोड्यूस कर रहा है तो वो एक ह्यूमन बीइंग ही प्रोड्यूस करेगा ऑब्वियसली. तो जब भी कोई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसा सिमिलर इन द सेंस सेम स्पीशीज हो सकता है, वो एग्जैक्टली सिमिलर होना जरूरी नहीं है. अपने ही जैसा कोई ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन. सो लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन. The process by which living organisms give birth to young ones similar to themselves is called reproduction. मतलब कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑफ कोर्स लिविंग ऑर्गेनिज्म ही प्रोड्यूस कर सकते हैं. कोई नॉन लिविंग थिंग तो अपने जैसी कोई न्यू थिंग प्रोड्यूस नहीं कर सकती ना. तो यहाँ पर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं. जब भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सिमिलर टू देमसेल्फ, मतलब अपने जैसा, ह्यूमन बीइंग है तो ह्यूमन बीइंग प्रोड्यूस करेगा, कैट है तो कैट, डॉग है तो डॉग प्रोड्यूस करेगा. तो उस तरह के जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन बोलते हैं. क्लियर? ओके. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट अराइजेस इज, व्हाट आर द सिग्निफिकेंसेस ऑफ रिप्रोडक्शन? मतलब कि रिप्रोडक्शन की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है? सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंस. तो इंपॉर्टेंस क्या है रिप्रोडक्शन की हमारी लाइफ में? एक ऑर्गेनिज्म जो है वो नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर रहा है. तो हमारी अर्थ पे या हमारे यूनिवर्स में इतनी सारी स्पीशीज एग्जिस्ट करती हैं. ह्यूमन बींग्स की स्पीशीज हैं, कैट, डॉग, बहुत सारी स्पीशीज एग्जिस्ट करती हैं. हर एक स्पीशी क्या करती है? रिप्रोड्यूस करती है और नए ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करती है. उसमें से कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो टाइम के साथ साथ बूढ़े हो जाते हैं, फिर मर जाते हैं. तो कुछ लोग वहां से एलिमिनेट भी होते रहते हैं और नए लोग प्रोड्यूस भी होते रहते हैं. अगर ऐसा हो कि सिर्फ लोग खत्म हो रहे हैं और प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं, ठीक है, सिर्फ लोग खत्म हो रहे हैं, प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं, तो एक समय के बाद क्या होगा? लिमिटेड, मान लो कि 10 लोग हैं लेकिन और प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं, तो 10 से 9 बचेंगे, 8 बचेंगे, 7 बचेंगे. एक टाइम ऐसा आएगा कि वो सारे ऑर्गेनिजम्स खत्म हो जाएंगे, वो पूरी की पूरी स्पीशीज खत्म हो जाएगी, एग्जिस्ट ही नहीं करेगी. लेकिन अगर ऐसा हो रहा है कि वो स्पीशीज जो हैं, स्पीशीज के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो नए ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा? जो लोग मर रहे हैं, जो लोग खत्म हो रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ नए लोग भी तो है ना, तो वो स्पीशीज क्या रहेगी? मेंटेन रहेगी. वो स्पीशीज कभी खत्म नहीं हो सकती है. लेकिन अगर रिप्रोडक्शन रुक जाएगा तो वो स्पीशीज एक पर्टिकुलर टाइम के बाद खत्म हो जाएगी, एग्जिस्ट नहीं करेगी. तो इसीलिए रिप्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है किसी भी स्पीशीज़ को मेंटेन करने के लिए. अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो वो स्पीशीज़ ख़त्म हो जाएगी और हमारा जो बायोडाइवर्सिटी हमारे एग्जिस्ट करती है, हमारा इकोसिस्टम इम्बैलेंस हो जाएगा कि कुछ लोग बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, वो नहीं हो सकता. उसकी वजह से हमें बहुत सारा लॉस होगा. इसी तरह से हमारी जो अर्थ है, यूनिवर्स है, वो धीरे धीरे ख़त्म होता जाएगा. जब लोग ही नहीं होंगे तो फिर कोई कुछ बचेगा ही नहीं. Okay, so first significance is maintain a particular species of living organisms. तो living organism की particular जो species है उसको maintain करके रखता है reproduction. Next, transfer of characters takes place from one generation to another. Yes, तो एक generation है, उसने नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस किया, फिर आगे अगली जनरेशन होती है. इसी तरह से जनरेशन्स बनती हैं. जैसे हमारे पेरेंट्स हैं
और हम हैं, तो उसमें कुछ एक जनरेशन है, हम डिफरेंट जनरेशन है, वो डिफरेंट जनरेशन है, तो उनसे भी कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स, उनकी कुछ ना कुछ आदतें, उनके कुछ ना कुछ सिमिलर ट्रेट्स हमारे अंदर प्रेजेंट है। तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में रिप्रोडक्शन के थ्रू क्या हो सकते हैं, कैरेक्टर्स ट्रांसफर हो सकते हैं। हम लोग जैसे बोलते हैं कि हमारी कुछ हैबिट्स या फिर दिखने में फीचर्स कुछ भी हमारे पेरेंट्स से कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी होती है, कुछ मम्मी से मिलते हैं, कुछ पापा से सिमिलर होते हैं। तो वो चीज़ क्या है, इसका मतलब यह है कि उनकी जनरेशन से हमारी जनरेशन में वो कैरेक्टर्स ट्रांसफर हुए हैं, किसके थ्रू हुए हैं, रिप्रोडक्शन की वजह से ही हुए हैं। ओके, वेरिएशन इज सीन ड्यू टू रिप्रोडक्शन, वेरिएशन हम देख पाते हैं, जैसे कि अब हम ह्यूमन बींग्स की ही पहले बात कर लेते हैं कि ह्यूमन बींग्स में हम जो है वो एग्जैक्टली अपने पेरेंट्स से सिमिलर नहीं हैं, कुछ कुछ सिमिलैरिटीज हैं, लेकिन हम एग्जैक्ट कॉपी नहीं है, कुछ ना कुछ जेनेटिक डिफरेंस है और मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस भी है, मतलब दिखने में भी कुछ ना कुछ डिफरेंस है, और हमारी जो जीन्स हैं, हमारा जेनेटिक पैटर्न है, उसमें भी थोड़ा बहुत डिफरेंस है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं वेरिएशन। अगर एग्जैक्टली सिमिलर होगा कोई चीज़ तो इसका मतलब वहाँ पर वेरिएशन एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो रिप्रोडक्शन में हमें वेरिएशन भी मिलती है। ठीक है, सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जरूरी नहीं है बिल्कुल डिट्टो सिमिलर होंगे, जबकि होते भी हैं, अभी वो हम आगे पढ़ेंगे सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन रिप्रोडक्शन से हमें वेरिएशंस भी मिलती हैं जिसके अपने अलग फायदे हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ओके, सो द नेक्स्ट इज सिग्निफिकेंस ऑफ वेरिएशन। अभी जो मैंने बताया कि रिप्रोडक्शन की वजह से वेरिएशन होता है, वेरिएशन का मतलब है अलग अलग तरह के लोग हमें मिलते हैं, सारे एग्जैक्टली सिमिलर नहीं है। तो वेरिएशन मिलने का क्या बेनिफिट है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, वो कैसे कंट्रीब्यूट करता है हमारे बेनिफिट में, वो देखते हैं। सबसे पहले है accumulation of variation over a period of time give rise to new species। yes, सबसे पहले जिन लोगों को नहीं पता है species क्या होता है, let me tell you, species का मतलब होता है एक ऐसा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म का, ऐसा ग्रुप जिसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स है वो आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो रिप्रोड्यूस कौन कर सकता है, जो लोग एक तरह के हैं वही तो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। क्या एक कैट और एक डॉग रिप्रोड्यूस कर सकते हैं? नो, बिकॉज दे बिलोंग टू डिफरेंट स्पीशीज। एक स्पीशीज का मतलब होता है कि ऐसा ग्रुप जिसके सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एक ही जैसे हों और वो आपस में रिप्रोड्यूस कर सकें। अगर वो रिप्रोड्यूस करने कैपेबल नहीं है तो वो स्पीशीज सेम स्पीशीज में काउंट नहीं होंगे, सेम ग्रुप में काउंट नहीं होंगे। सो स्पीशीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हु कैन रिप्रोड्यूस। ठीक है, तो आपस में वो रिप्रोड्यूस जब कर सकते हैं तो सेम स्पीशीज है। अब accumulation of variation over a period of time give rise to new species, मतलब कि क्या हो रहा है कि एक स्पीशीज के अंदर जरूरी नहीं है सारे दिखने में एकदम सिमिलर हों, नहीं। जैसे कि डॉग है, अब मैं अगर डॉग की बात करूं तो बहुत सारे डिफरेंट डॉग एक स्पीशीज है, लेकिन डॉग बहुत तरह के होते हैं, कोई ब्लैक कलर का डॉग है, कोई वाइट कलर का है, किसी की टेल डिफरेंट है, किसी को हेयर ग्रोथ ज़्यादा है, तो डिफरेंट डिफरेंट तरह के भी हमें डॉग्स मिलते हैं। लेकिन वो डॉग्स जिस भी तरह के हैं लेकिन वो रिप्रोड्यूस तो कर सकते हैं ना आपस में, तो वो सेम स्पीशीज के अंदर है। लेकिन एक टाइम अगर ऐसा होता है कि जो डॉग है एक दूसरे से ज़्यादा अलग है, बहुत ज़्यादा उनमें वेरिएशन आ रही है, उनके कैरेक्टर्स में बहुत ज़्यादा धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ज़्यादा वेरिएशन अगर आ जाती है, तो वो इतने ज़्यादा चेंज हो जाते हैं एक टाइम के बाद कि वो उनकी स्पीशीज़ ही डिफरेंट बन जाती है। ठीक है, उसकी स्पीशीज़ ही एकदम डिफरेंट बन जाती है, तो वो सेम उस स्पीशीज़ के नहीं रहते हैं, वो उनके साथ रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते। तो धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे थोड़ी सी वेरिएशन आई, उसके अंदर और वेरिएशन आई, और वेरिएशन आई, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ जाती है तो वो एक नई स्पीशीज़ में कन्वर्ट हो जाता है कोई भी ऑर्गेनिज्म। लेकिन ये इसमें लंबा समय लगता है, इसमें एक साल 2 साल ऐसा नहीं होता है, बहुत कुछ साल, काफ़ी साल लगते हैं इसके। ठीक है, देन वेरिएशन गिव सर्वाइवल एडवांटेज। यस, वेरिएशन की वजह से सर्वाइवल एडवांटेजेस होती हैं। सर्वाइवल एडवांटेजेस क्या है, हमारे अंदर कुछ ना कुछ ऐसी एडाप्टेशंस होती हैं, कुछ ना कुछ ऐसे फीचर्स या कैरेक्टर्स होते हैं जो हमें किसी पर्टिकुलर क्लाइमेट में सर्वाइव करने के लिए हेल्प करते हैं। ठीक है, अगर मैं बोलूँ पोलर बियर की बात करूँ तो वो पोलर रीजन्स में रहता है, तो उसके अंदर कुछ ऐसी एडाप्टेशंस हैं, कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो उसको वहाँ पर रहने के लिए हेल्प करते हैं, सर्वाइवल एडवांटेज देते हैं। तो अगर डिफरेंट डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिज्म है तो हर किसी के पास अपनी अलग अलग सर्वाइवल एडवांटेज
होगी। अगर हर कोई एक ही जैसा है, कोई वेरिएशन ही नहीं है, तो एक अगर उस क्लाइमेट में सर्वाइव नहीं कर पा रहा है तो दूसरा भी उसमें सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तो उसकी वजह से सर्वाइवल एडवांटेजेस भी मिलती हैं। नेक्स्ट, वेरिएशन लीड्स टू इवोल्यूशन। वेरिएशन लीड्स टू इवोल्यूशन। इवोल्यूशन क्या होता है? इवोल्यूशन के ऊपर एक पूरा चैप्टर है जिसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट मैं एक थोड़ा सा बता देती हूँ। इवोल्यूशन मतलब कि अगर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम धीरे 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 मिलियंस ऑफ ईयर्स या बहुत ही साल के बाद जब कोई एक ड्रास्टिक चेंज आ जाता है, छोटे 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 चेंजेस से मिलके एक बड़ा चेंज जब हो जाता है, तो दैट इज इवोल्यूशन। तो जैसे कि मैंने बताया कि थोड़ी थोड़ी वेरिएशन से एक पूरी नई स्पीशीज जनरेट होगी, सो दैट इज ऑल्सो इवोल्यूशन। तो वेरिएशन की वजह से इवोल्यूशन भी होता है। Now we have modes of reproduction. So there are two modes of reproduction. दो तरीके हैं जिससे reproduction हो सकता है. So there are two modes of reproduction. First one is asexual reproduction and second one is sexual reproduction. Asexual and sexual, there are two types of reproduction. Okay, so we will discuss one by one. In this video we will cover asexual reproduction. So let's see what is asexual reproduction. देखो, रिप्रोडक्शन के लिए, रिप्रोडक्शन का बेसिक जो मतलब है वो यही है कि जब कोई ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसा कोई नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है, तो उसके दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका हो सकता है कि रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक सिंगल ऑर्गेनिज्म ही इन्वॉल्व्ड हो, या फिर उसके अंदर दो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व हों। तो अगर रिप्रोड्यूस करने में, मतलब नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करने में सिर्फ एक ही पर्सन इन्वॉल्व है, तो वो कौन सा रिप्रोडक्शन होगा? असेक्सुअल। अगर रिप्रोडक्शन में दो पर्सन्स इन्वॉल्व हो, एक मेल और एक फीमेल, यानी कि दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, मेल और फीमेल, तो वो सेक्सुअल होता है। लेकिन अगर सिंगल पेरेंट है तो वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सो फर्स्ट पॉइंट इज, इन दिस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ओनली सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व। सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, तो वो अकेला ही क्या करता है कि न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करता है, तो इसीलिए इसका नाम है असेक्सुअल। Second, new individual is genetically and morphologically similar to the parent and is known as clone. मतलब कि जो नया ऑर्गेनिज्म बनेगा, जो नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा, क्योंकि वो एक सिंगल पेरेंट ने ही उसको प्रोड्यूस किया है, तो उसी के सेम टू सेम सारे ट्रेट उसके अंदर जाएंगे। मतलब कि जो नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा वो जेनेटिकली, मतलब उसका जेनेटिक पैटर्न है बिल्कुल डिट्टो एग्जैक्टली सिमिलर होगा, और जो उसकी मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट्स हैं, मतलब कि जो मॉर्फोलॉजिकली मतलब दिखने में जो उसकी अपीयरेंस है, वो भी एग्जैक्टली पेरेंट्स से सिमिलर होगी। तो उसको एक हम स्पेशल नेम देंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? क्लोन। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो नए ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं उनको हम क्लोन बोलते हैं। क्लोन क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली दोनों तरीके से सिमिलर होते हैं पेरेंट से। ओके, वेरिएशंस आर नॉट सीन। ऑफ कोर्स अगर सबके सब सिमिलर हो रहे हैं, पेरेंट से सिमिलर है, वो अपने पेरेंट से सिमिलर, तो आपस में सारे के सारे बिल्कुल ही एग्जैक्ट कॉपीज होंगी, तो वहां पर कोई भी वेरिएशन हमें नहीं मिलेगा। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है, क्योंकि वेरिएशन होना अपने आप में ही उसकी अलग सिग्निफिकेंसेस हैं जो कि हमने पहले डिस्कस करी। तो यहाँ पर एक इसकी डिसएडवांटेज हो गई है कि यहाँ पर वेरिएशन नहीं मिलती हैं, तो इवोल्यूशन नहीं हो पाता है, इसमें सर्वाइवल एडवांटेजेस नहीं मिल पाएंगी, ठीक है, और न्यू स्पीशीज भी डेवलप नहीं हो पाएंगी। देन वी हैव फास्टर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। एक इसकी यहाँ पर एडवांटेज आ गई है क्या, कि ये फास्टर मोड है रिप्रोडक्शन का, बहुत जल्दी ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो सकते हैं इसमें, ठीक है। कुछ लोअर ऑर्गेनिजम्स तो ऐसे हैं, कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो विद इन मिनट्स, विद इन सेकेंड्स रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे अगर मैं ह्यूमन बींग्स की बात करूं तो उनको एक पर्टिकुलर 9 मंथ्स का टाइम लगता है रिप्रोड्यूस करने में, नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करने में, लेकिन ये बहुत ही फास्टर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है एज कम्पेयर टू दैट। लास्ट वन इज नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। देखो, गैमेट्स क्या होते हैं? गैमेट्स होते हैं सेक्सुअल सेल्स, यानी कि सेक्स सेल्स। गैमेट्स आर सेक्स सेल्स। तो ये सेक्स सेल्स मेल में भी होते हैं और ये फीमेल के अंदर भी होते हैं, दोनों के अंदर होते हैं। तो जब ये दोनों गैमेट्स यानी कि दोनों सेल्स फ्यूज करते हैं, ठीक है, तब एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है। अब यहाँ पे मेल और फीमेल की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे एक सिंगल पेरेंट की जरूरत है, तो यहाँ पर फ्यूजन ऑफ कोर्स होगा ही नहीं। विदाउट फ्यूजन
एक सिंगल पेरेंट ही नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सकता है. So these are some points about asexual reproduction that you should know. Now we have types of asexual reproduction. मतलब कि asexual reproduction जो होता है वो किस किस तरह से हो सकता है. ऑफ कोर्स इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं तो उनके अंदर अलग अलग तरीकों से वो रिप्रोड्यूस करते हैं. तो वो कौन कौन से तरीके हैं, वो कौन कौन से टाइप्स हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के. तो हमें कौन कौन से टाइप्स पढ़ने हैं. फर्स्ट इज फिजन. फिजन दो तरह का होता है, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन. देन वी हैव बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, रीजेनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन एंड vegetative propagation. So these are 6 types of asexual reproduction that we have to study. Okay, so now we will start with fission. तो fission का मतलब क्या होता है. हमारे पास दो वर्ड्स होते हैं. एक होता है फ्यूजन, ठीक है, एक होता है फिजन. फ्यूजन एंड फिजन, इनमें कंफ्यूज नहीं होना. फ्यूजन का मतलब क्या होता है, जब कोई चीज आपस में मिल जाती है, फ्यूज हो जाती हैं. और फिजन का मतलब क्या होता है, फिजन का मतलब होता है स्प्लिट होना, ब्रेक होना. फिजन. ओके, सो हमें कंफ्यूज नहीं होना है. फ्यूजन एंड फिजन के बीच में हमें फिजन पढ़ना है. फिजन का मतलब क्या होता है, स्प्लिट होना. ठीक है. सो इन दिस मेथड एन ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स एंड फॉर्म्स टू डॉटर सेल्स. तो यहाँ पे हमें इसके नाम से पता चल रहा है बाइनरी. बाइनरी का मतलब क्या होता है, बाइनरी मीन्स टू. फिजन का मतलब स्प्लिट. तो जब कोई ऑर्गेनिज्म दो में स्प्लिट हो जाता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, बाइनरी फिजन बोल देते हैं. और जो वो दो नए स्प्लिट होने के बाद जो दो नए ऑर्गेनिज्म बनते हैं या दो नए सेल्स बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, डॉटर सेल्स. क्या बोलते हैं, डॉटर सेल. इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग. इसका एग्जाम्पल होता है अमीबा. सब लोगों को पता ही अमीबा का डायग्राम है, इट इज वेरी कॉमन. ओके, तो अमीबा में देखो क्या है, ये हमारा पेरेंट सेल है. मतलब ये कोई भी अमीबा है, सिंगल पेरेंट है. अब ये सिंगल पेरेंट क्या करेगा, इसको दो में स्प्लिट होना है क्योंकि ये बाइनरी फिजन है. तो ये इसके अंदर ये क्या है, यहाँ पर ये क्या है, दिस इज न्यूक्लियस. न्यूक्लियस. तो ये न्यूक्लियस क्या करेगा, हमारे सेल डिवाइड होते हैं, हम लोगों को पता है सेल डिवीजन होती है हमारी बॉडी के अंदर. तो जब भी कोई सेल डिवाइड होता है तो उसका न्यूक्लियस डिवाइड होता है. न्यूक्लियस डिवाइड होता है, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है. तो यहाँ पर ये जो न्यूक्लियस है ये डिवाइड होके किसमें, दो न्यूक्लियस में टू डिवाइड हो गया है न्यूक्लियस. उसके बाद साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो गया. मतलब इस पूरे के अंदर जितना साइटोप्लाज्म था, आधा साइटोप्लाज्म इधर चला गया, आधा इधर चला गया. और उसके बाद क्या हुआ, ये दो अलग अलग हमारे पास ये क्या बन गए, यहाँ पर ये डॉटर सेल्स हमारे पास बनके तैयार हो गए. तो हमने क्या देखा, सिंगल पेरेंट था, सिंगल पेरेंट ने ही एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस किया और वो जो नए दो हमारे पास सेल बने उनको हमने क्या बोल दिया, डॉटर सेल्स हमने उसको बोला. ठीक है. तो इसको अब हम देखते हैं वर्ड्स के थ्रू. ये डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है, इसको इसी तरह से लेबल करके हम बना सकते हैं. ठीक है. तो ये यही बोल रहा है यहाँ पर, न्यूक्लियस डिवाइड ओनली वंस. सिर्फ एक ही बार न्यूक्लियस डिवाइड होगा क्योंकि यहाँ पे दो में टूटना है. तो एक बार डिवाइड होने से ही दो न्यूक्लियस बन जाएंगे. तो सिर्फ एक ही बार न्यूक्लियस डिवाइड करेगा और क्या प्रोड्यूस करेगा, दो न्यूक्लियाई प्रोड्यूस करेगा. उन न्यूक्लियाई को क्या कहेंगे, डॉटर न्यूक्लियाई. उसके बाद दो सेल बन जाएंगे, उनको हम बोलेंगे डॉटर सेल्स. टू डॉटर सेल बन जाएंगे, उन हर एक के पास अपना अपना न्यूक्लियस होगा. ऐसे ही बाइनरी फ्यूजन होता है. और किसके अंदर होता है, अमीबा के अंदर होता है, और पेरिमीशियम के अंदर होता है, और लीशमैनिया, इन तीनों के अंदर होता है. और भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है. तो ये याद रखना है कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ये होता है. मतलब जो ऑर्गेनिज्म एक सेल से बने होते हैं, अमीबा, पेरिमीशियम, लीशमैनिया. अब इसमें ये हो सकता है कि इनका जो डिवाइड होने का प्लेन है, कोई ऐसे डिवाइड हो रहा है, ऐसे लॉन्गिट्यूडनली, कोई लैटिट्यूडिनली. तो लॉन्गिट्यूड के थ्रू हो रहा है या ट्रांसवर्सली हो रहा है, कैसे भी हो रहा है, तो वो भी डिपेंड करता है अपॉन द ऑर्गेनिज्म. जैसे अगर मैं लीशमैनिया की बात करूं तो उसके अंदर ऐसे डिवीजन होती है, वर्टिकल डिवीजन होती है लॉन्गिट्यूडनली, और यहाँ पर डिफरेंट हो रही है. तो वो प्लेन डिपेंड करता है. ठीक है. तो नेक्स्ट इज मल्टीपल फिजन. तो यहाँ पर भी क्या होगा, क्योंकि फिजन की बात हो रही है तो स्प्लिट होगा. ठीक है. वहां पर क्या था, बाइनरी फिजन था. बाइनरी मीन्स टू में स्प्लिट होगा. यहाँ पर क्योंकि मल्टीपल फिजन है तो यहाँ पर क्या होगा, मोर देन टू. मोर देन टू.
मोर देन 2 में जब कोई ऑर्गेनिज्म स्प्लिट हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल फिजन। तो इसमें देखो न्यूक्लियस जो होगा पेरेंट का वो डिवाइड होगा रिपीटेडली, मतलब एक से ज्यादा बार। वहां पर एक बार डिवाइड हुआ तो दो बन गए, यहाँ पर दो बार डिवाइड होगा तो चार। यहाँ पर रिपीटेडली डिवाइड होता रहता है क्योंकि मल्टीपल न्यूक्लियस बन जाते हैं, तभी इसको मल्टीपल फिजन बोलते हैं। तो जब बहुत बारी डिवाइड होगा तो क्या करेगा, मेनी डॉटर न्यूक्लियाई, बहुत सारे डॉटर न्यूक्लियाई बन जाएंगे, और पेरेंट सेल के बाहर क्या होगी, एक थिक वॉल। मतलब कि ऐसा होता है कि देखो मैं इसको डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। सो दिस इज द डायग्राम। इसमें देखो क्या है, जो हमारा प्लाज्मोडियम होता है, प्लाज्मोडियम क्या है, मलेरियल पैरासाइट जो हमें मलेरिया कॉज करता है, उसके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो मल्टीपल फ्यूजन के थ्रू ही होता है। देखो यहाँ पर क्या है, ये एक नॉर्मल सेल है, जो एक सेल होता है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है यहाँ पर। तो अब क्या होगा, इसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो बहुत बार डिवाइड होगा, एक बार डिवाइड हुआ दो बन गए, दो बार डिवाइड हुआ चार बन गए, ठीक है। मतलब इस तरह से वो डिवाइड होता रहता है और बहुत सारे न्यूक्लियाई, डॉटर न्यूक्लियाई, मल्टीपल डॉटर न्यूक्लियाई वहां पर फॉर्म हो जाएंगे। अब क्या होगा, जब भी अनफेवरेबल कंडीशन आती है, अनफेवरेबल मतलब ऐसी एनवायरमेंटल कंडीशन या ऐसी कंडीशन जो उनके लिए सूटेबल नहीं है, तो वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए क्या करते हैं, बाहर बाहर आउटसाइड जो है वहां पर एक थिक कवरिंग बना लेते हैं जिसको हम बोलते हैं सिस्ट। वो सिस्ट उनको प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। वो सिस्ट तब तक रहती है जब तक फेवरेबल कंडीशंस नहीं आ जाती हैं। जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो सिस्ट क्या हो जाता है, सिस्ट ब्रेक हो जाता है, आउटर कवरिंग ब्रेक हो जाती है और सारे के सारे डॉटर न्यूक्लियाई बाहर आ जाते हैं और ये नए ऑर्गेनिजम्स में डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। तो उन दोनों में डिफरेंस ये है कि वहां पर न्यूक्लियाई एक ही बार डिवाइड होता है, यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स डिवाइड होता है, तो मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। और ये किसके अंदर होता है, मेनली प्लाज्मोडियम के अंदर, जो एक मलेरियल पैरासाइट है जो मलेरिया कॉज करता है। तो इसके अंदर क्या होगा, many new individuals are formed. It takes place in Plasmodium, a malarial parasite which can cause malaria and it is very dangerous. So the third type is budding. Third type is budding. तो बडिंग के अंदर क्या होता है, बडिंग में कोई भी जो पेरेंट है उस पेरेंट की बॉडी से एक स्मॉल आउट ग्रोथ, मतलब छोटी सी बड अराइज होती है, और वहां पर जो भी उसके पूरी बॉडी के अंदर सेल डिवाइड हो रहे हैं उसमें से एक सेल माइग्रेट कर कर उस बड के अंदर चला जाता है, और जैसे जैसे वो बड के अंदर सेल्स डिवाइड होते हैं उस बड का साइज बड़ा होता रहता है, बड़ा होता रहता है, वो ग्रो होने लगता है। तो जैसे जैसे वो ग्रो होता है और एक पर्टिकुलर टाइम पे वो नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है, वो अपने पेरेंट्स से दूर हो जाता है, डिटैच हो जाता है और वो एक नए ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है। ये देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हाइड्रा की बात करते हैं। इसका एग्जाम्पल है हाइड्रा। तो हाइड्रा के अंदर क्या है, हाइड्रा जो है वो एनिमल ग्रुप में बिलोंग करता है। बहुत सारे लोग इसको देखकर प्लांट समझ लेते हैं, बट इट इज नॉट प्लांट। ओके, सो दिस इज पेरेंट, ये हमारा पेरेंट बॉडी है। इस पेरेंट बॉडी में ये जो हमें ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, ये छोटी सी आउट ग्रोथ, दिस आउट ग्रोथ इज नोन एज बड। इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज बड। तो इस बड के अंदर अब यहाँ पर बहुत सारे सेल्स हैं, ये सेल्स डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर भी सेल हैं, ठीक है। अब यहाँ पर भी जो सेल्स हैं वो भी तो डिवाइड होंगे, यहाँ पर भी डिवाइड होंगे। तो जो सेल यहाँ पर डिवाइड हो रहा है फिर वो आगे और डिवाइड होगा और डिवाइड, इसी तरह सेल डिवीजन, जैसे नॉर्मल बॉडी में सेल डिवीजन चलती है, सेल डिवीजन चलती रहेगी और सेल डिवीजन होने के बाद ये बड़ा होता जाएगा, इसकी तरह बनता जाएगा, ठीक है। इसकी तरह जब ये बनता जाएगा तो एक टाइम ऐसा आएगा ये काफी ज्यादा ग्रो हो चुका होगा, तो उस टाइम पर ये क्या करेगा, अपने पेरेंट्स से डिटैच हो जाएगा, मतलब अलग हो जाएगा और इंडिविजुअली एग्जिस्ट करने लगेगा। मतलब इससे अलग होके एक नया ऑर्गेनिज्म वो बन जाएगा और कुछ टाइम बाद वो क्या हो जाएगा, मेच्योर हो जाएगा और ये खुद भी रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पर एक सिंगल पेरेंट ने अपनी ही बॉडी से विदाउट अनदर पार्टनर क्या किया, इसने नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर दिया, किसके थ्रू, बड के थ्रू। तो इसीलिए इसका नाम होता है बडिंग। तो ये एग्जाम्पल था हमारा हाइड्रा का, दिस एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रा। वी हैव अनदर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है यीस्ट का, यीस्ट, ठीक है।
अब यीस्ट के अंदर भी सेम चीज हो रही है, इसकी बॉडी से एक स्मॉल आउटग्रोथ, यानी कि ये बड मान लेते हैं हम लोग, ये बड अराइज हो रही है, ये बड अब थोड़ी बड़ी हो गई है, फिर और बड़ी हो गई है, इसका और साइज बड़ा हो गया, एक टाइम ऐसा आया ये फुली डेवलप हो गया है, अब ये अपने पेरेंट से क्या हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा और ये इंडिविजुअली एग्जिस्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो एक पेरेंट से ही यहाँ पर एक न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो गया, तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो वी हैव यीस्ट एंड हाइड्रा। ओके, अब हम इसको देख लेते हैं वर्डिंग्स के थ्रू। न्यू इंडिविजुअल अराइजेज एज एन आउटग्रोथ, आउटग्रोथ, वो आउटग्रोथ क्या है, वो आउटग्रोथ है बड ऑफ द पेरेंट बॉडी। अ माइन्यूट बड, माइन्यूट मतलब बहुत छोटी बड अराइज होती है एक साइड पर, और न्यूक्लियस डिवाइड होने लगता है और डॉटर न्यूक्लियाई प्रोड्यूस करता है। वो डॉटर न्यूक्लियस बड में जाता है, वहां पे 3-4 बारी वो डिवाइड होता है, और जब वो मैच्योर हो जाता है तो वो अपने पेरेंट से सेपरेट हो जाता है, और पेरेंट तभी भी एग्जिस्ट करता है। ऐसा नहीं पेरेंट मर जाएगा उससे डिटैच हो गया तो, नहीं, वो अभी भी क्या करेगा, वैसे ही एग्जिस्ट करेगा जैसे वो पहले एग्जिस्ट कर रहा था, जस्ट एक न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाएगा और वो आगे रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा एक टाइम के बाद। सो नेक्स्ट इज फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फ्रेगमेंट? फ्रेगमेंट का मतलब होता है पीसेस, फ्रेगमेंट मतलब पीसेस। तो फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होगा कि जब कोई चीज पीसेस में डिवाइड हो रही है तो दैट इज फ्रेगमेंटेशन। सो फ्रेगमेंटेशन ऐसा टाइप है रिप्रोडक्शन का जिसमें क्या होता है कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है, ऑफ कोर्स कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस तब करता है वो जब वो फुल्ली डेवलप होता है, रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट उसकी हो चुकी होती है, तब ही वो रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट करता है। तो जब कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म मेच्योर हो जाता है, रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हो जाता है, मेच्योर हो जाता है, तो उसकी बॉडी, मतलब ये एक नेचुरल प्रोसेस है उनके, उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर, कि जब वो मेच्योर हो जाते हैं तो उनकी बॉडी क्या हो जाती है, बहुत सारे पीसेस में बट जाती है, बहुत सारे पीसेस में ब्रेक हो जाती है, और हर एक जो पीस है वो एक नया ऑर्गेनिज्म में बदल जाता है। तो इसको हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। इसको देखते हैं, देखो, एन ऑर्गेनिज्म ब्रेक्स अप, ब्रेक हो जाता है मेनी पीसेस में जब वो मेच्योर होता है तब। उसके बाद हर एक पीस क्या करता है, नया ऑर्गेनिज्म बना लेता है, और ये किसके अंदर होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब जिसके पास मल्टीपल सेल्स होते हैं, उसका एग्जाम्पल है स्पायरोगायरा। ठीक है, इसको हम डायग्राम के थ्रू भी देखते हैं एक बारी। सो दिस इज स्पायरोगायरा, दिस इज स्पायरोगायरा, और ये क्या है, यहाँ पर ये पेरेंट की तरह यहाँ पर एक्ट कर रहा है। तो ये पेरेंट बॉडी है, अब ये क्या हो चुकी है, पेरेंट बॉडी मेच्योर हो चुकी है, कंप्लीटली मेच्योर है। अब क्या होगा, इसकी बॉडी जो है मेच्योर होने के बाद पीसेस में डिवाइड हो जाएगी। फर्स्ट फ्रेगमेंट यानी कि फर्स्ट पीस, सेकंड फ्रेगमेंट सेकंड पीस, थर्ड फ्रेगमेंट थर्ड पीस। ठीक है, अब ये जो फर्स्ट फ्रेगमेंट है ये पूरा एक न्यू इंडिविजुअल बन जाएगा, ये सेकंड फ्रेगमेंट है ये भी न्यू इंडिविजुअल बन जाएगा, ये जो थर्ड पीस है ये भी न्यू इंडिविजुअल बन जाएगा। ठीक है, तो एक सिंगल पेरेंट ने 3 न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस कर दिए, है ना, और इसकी बॉडी पीसेस में डिवाइड हुई, पीसेस फ्रेगमेंट्स की वजह से ही डेवलपमेंट हो, तो इसका नाम क्या रख दिया है, फ्रेगमेंटेशन इसका नाम रख दिया है। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट इज रीजेनरेशन। रीजेनरेशन जो है वो थोड़ा थोड़ा फ्रेगमेंटेशन से सिमिलर है, बट कुछ ना कुछ तो डिफरेंस है, तभी उसका नाम क्या है, रीजेनरेशन है, वरना उसका नाम तो फ्रेगमेंटेशन होता। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रेगमेंटेशन एंड रीजेनरेशन? ओके, देखो, वहां पर हमने क्या देखा था कि एक नेचुरल प्रोसेस है उस ऑर्गेनिज्म के अंदर, स्पायरोगायरा में, कि जब वो मेच्योर होगा उसकी बॉडी पीसेस में डिवाइड हो जाएगी और वो नया ऑर्गेनिज्म बनाएगा हर एक पीस। लेकिन जो रीजनरेशन है, रीजनरेशन क्या है, एक एक्सीडेंटल प्रोसेस है। एक्सीडेंटल प्रोसेस, एक्सीडेंटल प्रोसेस मतलब कि जो ऑलरेडी प्लान नहीं होता है, जो नेचुरल नहीं होता है, जो बाय चांस हो गया है। ठीक है, दैट इज एक्सीडेंट। तो इसके अंदर क्या होता है कि जब भी अगर कोई ऑर्गेनिज्म है, बाय एक्सीडेंट या फिर बाय एनी चांस उसकी कोई बॉडी पार्ट है वो जो कट हो गया है, कट हो गया है, ब्रेक हो गया, उससे अलग हो गया है, तो उसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो अपने उस पार्ट को जनरेट कर सके दोबारा से, या फिर उस पार्ट से पूरी की पूरी बॉडी रीजनरेट कर सके।
इसको हम बोलते हैं रीजनरेशन। या तो उस पार्ट को वो रीजनरेट करे या फिर अपनी पूरी बॉडी उसी पार्ट से जनरेट करे। सो दैट इज रीजनरेशन। दिस इज नॉट अ नेचुरल प्रोसेस, दिस इज अ एक्सीडेंटल प्रोसेस। मतलब ऐसा नहीं है कि उनको रिप्रोड्यूस करने के लिए ये करना ही करना पड़ता है, नो। वो कैसे कब होता है, जब एक्सीडेंटली ऐसा कुछ हो जाता है, कोई बॉडी पार्ट कट या ब्रेक हो जाता है, तब ये होता है। बट ये उनका मतलब एक लाइफ प्रोसेस नहीं है कि मतलब उनको ऐसा ऐसा ही होगा हमेशा उनके साथ, ये नेचुरली नहीं होता है, ठीक है। देखो, पेरेंट इफ कट और ब्रोकन, अदरवाइज नहीं होगा। इफ कट और ब्रोकन इनटू पीसेस, बाय एनी चांस वो पीसेस में ब्रेक हो गया, तो ईच पीस रीस्टोर, हर एक पीस रीस्टोर करेगा पूरी बॉडी को, हर एक पीस अपनी पूरी बॉडी को रीजनरेट कर लेगा, इसीलिए उसको रीजनरेशन बोलते हैं। एंड इट इज एन एक्सीडेंटल प्रोसेस। इसके एग्जाम्पल हैं हाइड्रा एंड प्लेनेरिया हैव इनॉर्मस पावर ऑफ रीजनरेशन। तो प्लेनेरिया वेरी इंपॉर्टेंट, इसके लिए प्लेनेरिया का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रा तो हम बडिंग में पढ़ भी चुके हैं, लेकिन जो मेन अगर हमें नाम याद रखना है रीजनरेशन में, वो क्या है, प्लेनेरिया। प्लेनेरिया जो है उसके पास इनॉर्मस पावर होती है। इनॉर्मस मतलब वो कितनी भी बार मल्टीप्लाई, मतलब अपनी बॉडी को रिस्टोर कर सकता है। 10 बार अगर उसको पार्ट्स को कट कर दो, 10 बार भी वो रीजनरेट अपनी पूरी बॉडी को कर सकता है। सो इट हैज इनॉर्मस पावर टू रीजनरेट। इसका एग्जाम्पल है टेल ऑफ अ लिजार्ड। वॉल लिजार्ड, जो अपने घरों में हम लोग लिजार्ड देखते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि वो अपनी उसकी जो पूंछ है वो कट जाती है या अपनी वो पूंछ को छोड़ देती है, ऐसा कहते हैं। तो जब वो अपनी टेल को छोड़ देती है, तो वो क्या होती है, कुछ टाइम में उसकी जो टेल है वो रीग्रो हो जाती है, रीजनरेट हो जाती है। तो वो भी रीजनरेशन का ही एग्जाम्पल है। तो इसके अंदर आप लोग देख रहे हो कि क्या हो रहा है, कि पूरी बॉडी भी जनरेट कर कर सकता है या फिर अपना उतना ही पार्ट भी रीजनरेट कर रहा है। तो दोनों में से कोई भी एक चीज कर रहा है, तो दैट इज रीजनरेशन। तो हम प्लेनेरिया का एग्जाम्पल डायग्राम के थ्रू देखते हैं। तो ये है प्लेनेरिया। नॉर्मल प्लेनेरिया जो होता है, मतलब कि उसकी बॉडी एकदम नॉर्मल है, यहाँ पर कोई कट और पीसेस नहीं है। ओके, तो अब क्या होगा, इसकी बॉडी जो है वो पीसेस में ब्रेक हो गई है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पीस, बाय एनी एक्सीडेंटल प्रोसेस। तो अब इसका जो ये वाला पार्ट है, देखो ये वाला पार्ट हो गया एक, इन्होंने नीचे वाला पार्ट दिखाया है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट जो होगा रीग्रो हो जाएगा और पूरी बॉडी को रीजनरेट करेगा, और ये वाला पार्ट भी पूरी बॉडी को दोबारा से रीजनरेट कर देगा। तो एक्सटेंडल प्रोसेस के थ्रू ये क्या किया, इसने अपनी बॉडी को पूरा रीजनरेट एंड रिस्टोर कर लिया। सो दैट इज रीजनरेशन। So next type is spore formation, and this is the last type of sexual reproduction for this video. In our next video we will discuss about vegetative propagation. Okay, so spore formation. What is spore formation? Spore formation क्या है, एक ऐसा मेथड है जिसमें कोई भी जो न्यू इंडिविजुअल है वो रिप्रोड्यूस करता है विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स, विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स। सो व्हाट आर स्पोर्स? स्पोर्स क्या होते हैं? तो स्पोर्स क्या होते हैं, बहुत ही छोटे माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं। मतलब ऐसे स्ट्रक्चर्स जो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। ओके, तो स्पोर्स की हेल्प से प्रोड्यूस हो रहा है न्यू ऑर्गेनिज्म, तो इसलिए इसका नाम क्या है, स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर्स आर फॉर्म्ड इन स्पोरेंजिया। अब मैं अगर इसका डायग्राम दिखाऊं, दिस इज द डायग्राम ऑफ रहिजोपस। अब रहिजोपस का डायग्राम है, तो इसमें जो हमें ये वाला पार्ट दिख रहा है, दिस इज नोन एज स्पोरेंजियम। दिस पार्ट इज नोन एज स्पोरेंजियम। इस स्पोरेंजियम के अंदर ये जो हमें छोटे 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 स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, these are spores, these are spores। यही स्पोर्स एक पूरा का पूरा नया ऑर्गेनिज्म डेवलप करते हैं। ओके, अब देखो क्या होता है, जब भी अनफेवरेबल कंडीशंस आती हैं, जैसा हमने पहले पढ़ा, इससे पहले वाले में मल्टीपल फिजन में हमने पढ़ा था, उसी तरह से इसमें भी क्या है, जब भी अनफेवरेबल कंडीशंस हो तो नहीं, लेकिन ये हमेशा ही स्पोर्स होते हैं इसके अंदर। मल्टीपल फिजन में क्या होता था, अनफेवरेबल कंडीशंस होती थी तब, लेकिन इस स्पोरेंजियम के अंदर ये वेल प्रोटेक्टेड होते हैं, इसके बाहर एक थिक कवरिंग होती है। अब क्या होगा, इसके अंदर ये जो स्पोर्स हैं ये डिवाइड होते रहते हैं। स्पोर्स क्या होते रहते हैं, डिवाइड होते रहते हैं, और जब इसकी जो आउटर कवरिंग है वो ब्रेक होती है, तो क्या हो जाता है, यहाँ पर
ये पूरा का पूरा स्पोरेंजिया जो है वो बर्स्ट हो जाता है और यहाँ से जो स्पोर्स हैं वो रिलीज हो जाते हैं। कहाँ पर रिलीज हो जाते हैं? एयर के अंदर रिलीज होकर डिस्पर्स हो जाते हैं, फैल जाते हैं। तो जब वो एयर के अंदर डिस्पर्स होते हैं और उनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है, फेवरेबल कंडीशन का मतलब होता है जहाँ पर वो मतलब रिप्रोड्यूस करने के लिए फेवरेबल कंडीशन, फेवरेट क्लाइमेट, मॉइस्ट मतलब थोड़ा डैम्प, ठीक है, नमी वाला जो क्लाइमेट उनको जब मिलता है तो वो एयर में डिस्पर्स्ड हमारे जो स्पोर्स है वो डेवलप होना, ग्रो करना शुरू कर देते हैं और नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस करते हैं। तो ये सब स्पोर्स की हेल्प से हो रहा है, तो इसलिए इसका नाम है स्पोर फॉर्मेशन। वो स्पोर्स आर फॉर्म्ड इन स्पोरेंजिया, सो दिस इज स्पोरेंजिया, ठीक है। स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स फॉर्म होते हैं। ऑन रप्चर ऑफ स्पोरेंजिया, जब स्पोरेंजिया रप्चर का मतलब होता है ब्लास्ट होना, बर्स्ट होना, फूटना किसी चीज का, तो उसके बाद ये क्या हो जाते हैं? एयर में रिलीज हो जाते हैं। और स्पोर्स के बाहर क्या होती है? एक थिक वॉल होती है प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। और जब भी उनको कोई मॉइस्ट सरफेस मिलता है, डैम्प सरफेस मिलता है, मॉइस्चर मिलता है, तो वो ग्रो करने लगते हैं ज्यादा से ज्यादा और न्यू इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस करते हैं। इट टेक्स प्लेस इन रहिजोपस एंड म्यूकर, ये इसके एग्जांपल्स हैं किसके अंदर स्पोर फॉर्मेशन होता है, रहिजोपस एंड म्यूकर। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ रहिजोपस, तो इसको हम लोग याद रख सकते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अब मैं समराइज कराती हूँ कि मैंने क्या क्या आज पढ़ाया है। तो हम लोगों ने देखा कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन की क्या इंपॉर्टेंस है, वेरिएशन की क्या इंपॉर्टेंस है, उसके बाद जो रिप्रोडक्शन होता है वो कितने तरीके का होता है, मतलब किस तरह से हम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, सेक्सुअल और असेक्सुअल। तो असेक्सुअल के बारे में हमने कुछ चीज़ें पढ़ी कि उसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, बहुत फास्ट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, और जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं वो एग्जैक्टली अपने पेरेंट से सिमिलर होते हैं, इसलिए उनको हम क्लोन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़े, फिजन पढ़ा, फिजन में हमने मल्टीपल फिजन एंड बाइनरी फिजन पढ़ा। बाइनरी मीन्स टू में स्प्लिट होना, मल्टीपल मतलब मल्टीपल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करना, बार बार जब न्यूक्लियस डिवाइड होता है। उसके बाद हमने पढ़ा बडिंग, तो बडिंग में हमने पढ़ा कि बड के थ्रू कैसे न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस होता है। देन वी स्टडीड फ्रेगमेंटेशन, कि फ्रेगमेंट्स में जब कोई चीज़ डिवाइड हो जाती है, कोई ऑर्गेनिज्म, तो कैसे अपनी वो पूरी बॉडी को, मतलब कैसे वो एक न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है। देन वी स्टडीड रीजनरेशन एंड द लास्ट इज स्पोर फॉर्मेशन, कि स्पोर्स के थ्रू रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स जो हमारे होते हैं स्पोर्स, उनके थ्रू कैसे रिप्रोडक्शन होता है। So that's all for this video, and we will study about vegetative propagation in our next video. I hope आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर आपके लिए हेल्पफुल रही है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी कुछ हेल्प हो, और नेक्स्ट वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को हिट कर सकते हैं, so that you can get all the notifications. Till then, bye bye, and I will see you in the next video. Thank you for watching.